नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप मोस्ट प्रश्न और आने वाली परीक्षा संस्कृत विभाग हिंदी सेकंड ग्रेड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में पहले कुल 52 वर्ण थे, पर अब एक और विशिष्ट व्यंजन जुड़ जाने के कारण अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो गई 53। 53वां कौन सा वर्ण जोड़ा गया? विशिष्ट व्यंजन। तो कुल वर्ण 53। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? तो कृत प्रत्यय का तात्पर्य है क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। तो किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? तो कारक और भगोड़ा, क्योंकि दोनों में क्रिया है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? अब आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं और उन्हीं 6 प्रकार में से एक प्रकार है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से कारक चिन्ह आता है और जोड़ने के अर्थ में आता है। तो करण तत्पुरुष किसमें है? गुण युक्त, गुण से युक्त। यहाँ पर से जोड़ने का काम कर रहा है, तो गुण से युक्त। दूसरा विकल्प सही होगा, करण तत्पुरुष समास दूसरा विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, जो कि 5 वर्गों में विभाजित होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसमें किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं? तो विकल्प चौथा सही होगा, क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए विकल्प चौथा सही होगा। 5वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण हैं? तो मूर्धन्य वर्ण किस विकल्प में है? आप बताएंगे। ये विकल्प गलत है, ये भी गलत है। सभी वर्ण मूर्धन्य होने चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए आप। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प इसमें सही होगा दूसरा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। छठा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो तत्सम का तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो विकल्प पहला सही होगा, सरल, विरल और नक तीनों शब्द तत्सम है। प्रश्न नंबर 7, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? यानी भाववाचक संज्ञा तो होनी चाहिए, पर वो क्रिया से बनी हुई होनी चाहिए। तो पढ़ाई और लिखावट दोनों ही क्रिया है और दोनों ही भाववाचक संज्ञा से बनी है। तो यानी ये देखें कि लिखावट और पढ़ाई दोनों में क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रही है, पढ़ाई और लिखावट। तो ये विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 8, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो आपको बता दें, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग हिंदी परीक्षा में संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो प्रिय विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पूछा है संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य की पहचान है लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा। तो आप देखें पहचान आ रही है और।
तो संयुक्त वाक्य पहला होगा, विकल्प 1 सही होगा। इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? आपको बता दें, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य यहाँ पर चौथे विकल्प में है, क्योंकि क्रिया विशेषण में इस तरह के शब्द आते हैं, जैसा, वैसा, जो, सो, जब, तब, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जितना, उतना। इस तरह के जो जोड़े हैं वो क्रिया विशेषण में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ उसने वैसा ही किया जैसा कहा था, तो जैसा, वैसा, ये क्रिया विशेषण में आते हैं इस तरह के जोड़े। तो विकल्प चौथा सही होगा। 10वां प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बेसहारा विशेषण है, थकाहारा विशेषण है, बेचारा विशेषण है। भाईचारा भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तो ये पहला विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपको बता दें, में और पर जो अधिकरण कारक हैं, तो में और पर जब दिखाई दें तो अधिकांश वह वाक्य अकर्मक क्रिया में आता है। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो आप देख सकते हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। में और पर अधिकरण कारक की पहचान है और ज़्यादातर इस प्रकार के वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है। तो विकल्प चौथा सही होगा। बाकी तीनों में सकर्मक क्रियाएं हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है चौथे विकल्प में। प्रश्न नंबर 12, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष, तो आपको बता दें, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम और आप का तात्पर्य सामने वाले से है, तो तुम और आप या आपको, इस तरह के शब्द मध्यम पुरुष में ज़्यादा आते हैं। तो आपको भी सूचित कर दें, तो यहाँ आपको शब्द मध्यम पुरुष है, तो यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो चौथा विकल्प सही होगा आपको। 13वां प्रश्न है, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में इनमें से क्या है? तो ये अचानक जो शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ रीति बोधक क्रिया विशेषण है। अचानक ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, और कौन सा क्रिया विशेषण है? रीति बोधक या रीतिवाचक। तो आपको बता दें, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। 4 प्रकार के हैं। इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या रीति बोधक क्रिया विशेषण है। विकल्प चौथा सही है। अगला प्रश्न है, आपके बारे में कल कोई कुछ बात कर रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो आपके मध्यम पुरुष है, और कोई और कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष, ये दो सर्वनाम यहाँ हैं, तो विकल्प तीसरा सही होगा। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अकंठ्य ध्वनि है, बिल्कुल है। आ दीर्घ स्वर है, ये भी है। ई मूल स्वर है, तो ई मूल स्वर है, बिल्कुल है। और बड़ा ई संयुक्त स्वर है, जी नहीं, बड़ा ई भी दीर्घ स्वर ही है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसमें विकल्प चौथा सही होगा। निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है, तो य, र, ल, व, ये तीनों अल्प प्राण हैं। तो यहाँ पर स जो है ये महाप्राण वर्ण है। तो श, श, स, ह जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और य, र, ल, व अंतस्थ जो वर्ण हैं वो
अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, तो महाप्राण है, विकल्प चौथा सही है स। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तो आप समझें कि ये तीनों दंत्य से उच्चारित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान है दंत्य, जबकि ये इनसे अलग है क्योंकि ये तालव्य व्यंजन है, तो विकल्प तीसरा सही होगा। 18वां प्रश्न है, कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो दनुज, मनुजाद और दानव तीनों राक्षस के पर्यायवाची हैं, यायावर नहीं है, विकल्प तीसरा सही होगा। रिजु शब्द का पर्यायवाची है, तो रिजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, तो विकल्प पहला सही है। सघन का विलोम, तो सघन का विलोम होता है विरल, विकल्प एक सही होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो विलोम युग्म किसमें है? तो सुरति, विरति, ये विलोम है, विकल्प चौथा सही होगा। बाकी ये एक दूसरे के पर्याय हैं, विलोम नहीं है। विलोम यहाँ चौथा होगा, विकल्प चौथा सही होगा। 22वां प्रश्न, इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रात भर अव्ययी भव समास बिल्कुल सही है। चराचर द्वंद्व समास सही है। भूमिगत तत्पुरुष समास ये भी सही है। प्रत्यारोप कर्मधारय समास ये गलत है क्योंकि ये अव्ययी भव समास का उदाहरण है, चौथा विकल्प सही होगा। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है मोहन के दोस्त, विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 24, संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? तो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, जो तो से जुड़े हुए रहते हैं अधिकांश वो संकेतार्थक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ तो इसमें है। यदि तो से जुड़ने वाले वाक्य संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं, विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 25, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है यहाँ जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है? तो ये ताकि, विकल्प तीसरा सही होगा। ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और समुच्चय बोधक शब्द है ताकि, विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 26, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो याद रखें, जी, भी, तक, तो किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो ये तक तो निपात है। वह तो, ये भी निपात है। ही, यहाँ ही भी आ रहा है, नहीं, ही, ये भी निपात है। मैं भी, ये भी निपात है। यानी किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? विकल्प चौथा सही है आपका। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो हंसाना, जगाना, लिखवाना तीनों प्रेरणार्थक है, भूलना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, विकल्प चौथा सही होगा। 5वां प्रश्न है, किस सामासिक पद विग्रह सही नहीं है? सामासिक पद का विग्रह कौन सा सही नहीं है?
उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाहेतर, विवाह से उत्तर। तो यहाँ पर सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। तो लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, ये तो सही है। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये भी सही है। उत्तरोत्तर और विवाहेतर, इन दोनों में से एक विकल्प होगा, बताइए कौन सा सही है। विवाहेतर, विवाह से इतर, ये तो सही है। यह विकल्प पहला, ये वाला विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 1। तो सही, इस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, तो पहला विकल्प होगा यहाँ। प्रश्न नंबर 29, किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। तो षट प्लस आनन, षडानन, ये सही है। वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु, ये भी सही है। नवधन उड़ा, नवोड़ा, ये भी सही है। योगी धन ईश का योगीश होगा, तो ये गलत है, योगेश लिखा हुआ है यहाँ। योगीश होता तो सही होता, तो यहाँ संधि सही नहीं हुई है, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अनुपयोगी में अन, अनुदात्त में अन, तो यहाँ दोनों में ही अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी विकल्पों में अनु उपसर्ग है। विकल्प इसका पहला सही होगा। ये इसी प्रकार के प्रश्न संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा में संभवतः देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पर्यटन में परि उपसर्ग है, संकल्प में सम उपसर्ग है, हमराज में हम उपसर्ग है, नकटा में कोई उपसर्ग नहीं है, दूसरा विकल्प सही होगा। इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। महात्म्य में यह प्रत्यय है, सौंदर्य में यह प्रत्यय है, आदित्य में यह प्रत्यय, भारतीय में यह प्रत्यय नहीं है, विकल्प तीसरा सही होगा। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम है। आप तो है मध्यम पुरुष, अपने आप है निजवाचक। तो आप देख सकते हैं मध्यम पुरुष और निजवाचक किसमें है, तो विकल्प दूसरा सही होगा। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं। तो तुम तो है मध्यम पुरुष, और जिसे उसे ये संबंधवाचक में आता है। तो मध्यम पुरुष और संबंधवाचक कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प चौथा, ये सही होगा। आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से विशेषण हैं। तो तीसरा दिन, ये तो है निश्चित संख्यावाची, और थोड़ी सी शांति, यह अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाची, ये विकल्प तीसरा सही होगा। 36वां प्रश्न, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा, इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण हैं। तो आपको बता दें 2 किलोमीटर हरा भरा बगीचा, तो 2 किलोमीटर किस में आएगा। तो हरा भरा बगीचा तो है गुणवाचक। अब गुणवाचक विकल्प कौन सा सही होगा, और 2 किलोमीटर है निश्चित संख्यावाची, तो विकल्प दूसरा सही होना चाहिए, गुणवाचक और निश्चित संख्यावाची। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कर्मधारय परमाणु, बिल्कुल परमाणु शब्द में कर्मधारय समास है, ये तो सही है। 64 में द्वंद्व समास है, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। जितेंद्रिय शब्द में संबंध तत्पुरुष नहीं है, विकल्प चौथा सही होगा, क्योंकि इस शब्द में बहुब्रीहि समास है, यहाँ विकल्प चौथा सही है। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता।
तो ये वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से नहीं आता, क्योंकि ये तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसमें आता है। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और इन 8 भेद में से ये भेद नहीं है। विकल्प पहला सही होगा। इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद, बिल्कुल सही। देवी धन अर्पण, देवी अर्पण, ये भी सही है। भूधन उधर, भूधर्व, ये भी सही है। वाग धन में, वांग में होना चाहिए, पर ये अशुद्ध लिखा हुआ है, तो ये गलत है। चौथा विकल्प गलत है। आज का अंतिम प्रश्न है, किस विकल्प में समुच्चारित शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण मतलब सोना होता है, पर यहाँ सोना पीछे लिखा हुआ है, और सवर्ण मतलब उच्च वर्ग का, जो आगे लिखा हुआ है, तो यही विकल्प इसका सही है। बाकी दिवा, दिन, दिवा, दिया, सुख, जो, सुख, सुग्गा, नियत, निश्चित, नियति, भाग्य, ये तीनों तो सही हैं, पर ये पहला विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, आगे पीछे लिखा होने के कारण विकल्प पहला सही होगा। ये थे व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। परीक्षा से पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना बेहद ही उपयोगी माना जाता है, और मैंने आपको लगभग ये वैसे ही प्रश्न बताए हैं जैसे कि संभवतः परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ये था महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।